नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। वित्त मंत्री ने 6 लाख करोड़ रुपए की राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन का शुभारंभ किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों पर एनएस विश्वनाथन समिति की रिपोर्ट जारी की। अंतरिक्ष विभाग ने भुवन युक्त धारा के तहत नया पोर्टल जारी किया। सिटी वाटर बैलेंस प्लान के माध्यम से शहरों को वाटर पॉजिटिव बनाने के लिए ई टूल किट लॉन्च की गई और जाति आधारित जनगणना की मांग की जा रही है। इस अंक की पहली खबर पेपर 3 से संबंधित है। आइए इसमें बात करते हैं अवसंरचना क्षेत्र की। वित्त मंत्री ने 6 लाख करोड़ रुपए की राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन को नीति आयोग द्वारा केंद्रीय बजट 2021-22 के तहत परिसंपत्ति मुद्रीकरण से संबद्ध अध्यादेश के आधार पर विकसित किया गया है। इसके अंतर्गत स्थायी अवसंरचना निर्माण के वित्त पोषण के लिए वर्तमान में संचालनरत सार्वजनिक अवसंरचना परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण की पहचान एक प्रमुख साधन के रूप में की गई है। परिसंपत्ति मुद्रीकरण कार्यक्रम का रणनीतिक उद्देश्य निजी क्षेत्र की पूंजी और क्षमता का दोहन करके सार्वजनिक क्षेत्र की परिसंपत्ति में निवेश आकर्षित करना है। इसका बाद में आवर्धन या ग्रीनफील्ड अवसंरचना के निर्माण के लिए लाभ उठाया जा सकता है। एनएमपी वित्त वर्ष 2022 से वित्त वर्ष 2025 तक 4 वर्ष की अवधि के लिए संभावित परिसंपत्तियों पर निवेश, प्रदर्शन और डेटा की निगरानी तथा पर्यवेक्षण के लिए परिसंपत्ति के स्वामित्व धारक मंत्रालयों के लिए एक आधार रेखा निर्धारित करती है। अभी के लिए सरकार ने अवसंरचना क्षेत्र के मंत्रालयों और अवसंरचना क्षेत्रों में कार्यरत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की परिसंपत्तियों को ही शामिल किया है। विनिवेश के माध्यम से मुद्रीकरण और गैर प्रमुख परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण को एनएमपी यानी नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन में शामिल नहीं किया गया है। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के अंतर्गत चिन्हित परिसंपत्तियां और लेन देन कई साधनों के माध्यम से कार्यान्वित होने का अनुमान है। इनमें सार्वजनिक निजी भागीदारी छूट जैसे प्रत्यक्ष अनुबंधित साधन और अवसंरचना निवेश न्यास यानी इनविट्स जैसे पूंजी बाजार साधन शामिल हैं। एनएमपी का कार्यान्वयन और निगरानी मंत्रिमंडलीय सचिव की अध्यक्षता में परिसंपत्ति मुद्रीकरण पर सचिवों के एक अधिकार प्राप्त कोर ग्रुप द्वारा की जाएगी। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के उद्देश्य हैं परिसंपत्ति मुद्रीकरण के माध्यम से वित्त पोषण की सीमा को स्पष्ट रूप से प्रकट करना, प्रस्तावित मुद्रीकरण और मध्यम अवधि में उत्पन्न पूंजी को चरणबद्ध करना, परिसंपत्ति या परियोजना प्रोफाइल और मुद्रीकरण के तरीके पर मार्गदर्शन प्रदान करना, परिसंपत्ति या परिसंपत्तियों की संक्षिप्त परिचालन रूपरेखा प्रदान करना। अगली खबर पेपर 3 बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों पर एनएस विश्वनाथन समिति की रिपोर्ट जारी की। इस समिति का गठन बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 में सहकारी समितियों पर लागू होने वाले प्रावधानों में संशोधन का लाभ प्राप्त करते हुए मुद्दों का परीक्षण करने और सहकारी क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करने के लिए किया गया था। इसकी मुख्य अनुशंसाओं की बात करें तो इसमें विनियामक ढांचे का प्रावधान है, जिसमें जमा राशि के आधार पर शहरी सहकारी बैंकों के लिए 4 स्तरीय संरचना का सुझाव दिया गया है। साथ ही उनके आकार के आधार पर उनके लिए विभिन्न पूंजी पर्याप्तता और विनियामकीय मापदंड निर्धारित किए गए हैं। समिति ने ये सुझाव दिया है कि उनके लिए जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात यानी CRAR 9% से 15% तक अलग अलग हो सकता है। वहीं टियर 4 यूएसबीज के लिए बेसल 3 द्वारा निर्धारित मानदंड ही लागू रहेंगे। छोटे शहरी सहकारी बैंकों के लिए छत्र संगठन यानी अम्ब्रेला संगठन, इसके तहत ये उन्हें विस्तार करने के लिए एक नेटवर्क बनाने में सक्षम करेगा। इसके अलावा सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क SAF के तहत भी प्रावधान किए गए हैं, जिसमें एक दोहरे संकेतक दृष्टिकोण के तहत निवल गैर निष्पादित आस्ती अनुपात और CRAR का पालन करना चाहिए। SAF यानी सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क का उद्देश्य किसी बैंक के वित्तीय दबाव के निवारण के लिए समयबद्ध उपाय खोजना होना चाहिए। इसके अलावा यूएसबीज के समाधान पर अनुशंसा में कहा गया है कि RBI बैंकिंग विनियमन अधिनियम के तहत बैंकिंग कंपनियों के समान यूएसबीज के लिए अनिवार्य समामेलन या पुनर्निर्माण की योजना बना सकता है। साथ ही शहरी सहकारी बैंकों को मुद्रा, ब्याज अनुदान योजना आदि जैसी सरकारी योजनाओं के तहत योग्य बैंकों के रूप में शामिल किया जाना चाहिए।
अगली खबर पेपर 3 के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष क्षेत्र से। अंतरिक्ष विभाग ने भुवन युक्त धारा के तहत नया पोर्टल जारी किया है। ये प्लेटफॉर्म विभिन्न राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रमों जैसे मनरेगा, बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना आदि के अंतर्गत सृजित की गई परिसंपत्तियों के भंडार यानी जियो टैग के रूप में कार्य करेगा। आपको बता दें कि इसमें फील्ड फोटोग्राफी भी शामिल है। भुवन युक्त धारा के अंतर्गत वर्तमान में जारी किए गए नए पोर्टल से सुदूर संवेदन और भौगोलिक सूचना प्रणाली यानी GIS आधारित सूचनाओं का उपयोग करते हुए नई मनरेगा परिसंपत्तियों की योजना बनाने में सुविधा प्राप्त होगी। इस तरह से युक्त धारा आधारित योजनाएं जमीनी स्तर के पदाधिकारियों द्वारा तैयार की जाएंगी और प्रासंगिकता और संसाधन आवंटन के लिए इसे उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा सत्यापित किया जाएगा। जियो टैगिंग का मतलब है एक छवि की भौगोलिक अवस्थिति का पता लगाने की प्रक्रिया। ये विभिन्न मीडिया जैसे फोटो या वीडियो में अक्षांश या देशांतर जैसी भौगोलिक पहचान के समावेशन की प्रक्रिया है। ये उपयोगकर्ता को किसी डिवाइस से विभिन्न प्रकार की स्थान विशिष्ट जानकारी को खोजने में मदद कर सकती है। जियो टैगिंग के लिए केंद्र सरकार भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र के सहयोग से कार्य करती है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म भुवन का उपयोग करता है। भुवन उपयोगकर्ताओं को पृथ्वी की सतह की 2D या 3D निरूपण से संबंधित जानकारी प्राप्त करने की अनुमति प्रदान करता है। युक्त धारा के लाभ ये होंगे कि ये बेहतर निगरानी, योजनाओं में पारदर्शिता और रिसाव की जांच में सहायता तथा भविष्य के विकास कार्यों के लिए क्षेत्र का प्रभावी मानचित्रण करने में सहायता प्रदान करेगा। हालांकि इसके बावजूद इसमें कुछ कमियां भी हैं, जैसे योजनाएं तकनीक पर अत्यधिक निर्भर हो जाती हैं, जमीनी स्तर पर अनियमित इंटरनेट कनेक्शन और इस प्रक्रिया और इसके उपयोग में जटिलता के साथ साथ पर्याप्त सूचना प्रसार का अभाव अक्सर कार्यकर्ता या लाभार्थी को भ्रमित कर देता है। अगली खबर पेपर 3 के पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। सिटी वाटर बैलेंस प्लान के माध्यम से शहरों को वाटर पॉजिटिव बनाने के लिए टूल किट लॉन्च की गई। सिटी वाटर बैलेंस प्लान शहरी प्रणालियों के भीतर और बाहर जल के प्रवाह को समझने का एक व्यापक तरीका है। इस तरह ये हमें जल संतुलन की स्थिति प्रदान करता है जो किसी पर्यावास के पारिस्थितिक तंत्र में विद्यमान रहता है। तीव्र शहरीकरण, बुनियादी ढांचे की कमी और जलवायु परिवर्तन के कारण शहरों में जलाभाव की स्थिति हुई है। ये स्थिति सुदूरवर्ती क्षेत्रों से उच्च लागत पर जलापूर्ति के बावजूद है। सिटी वाटर बैलेंस प्लान शहरों को अनुकूल बनाने, मांग प्रबंधन के माध्यम से जल संकट का निवारण करने, पुनर्भरण के माध्यम से जल की उपलब्धता बढ़ाने, गैर राजस्व जल की मात्रा को कम करने, विवेकपूर्ण जल उपयोग के लिए नागरिकों को संवेदनशील बनाने और संस्थागत सहमति सुनिश्चित करने में मदद करता है। सिटी वाटर बैलेंस प्लान टूल किट $40 बिलियन की जल जीवन मिशन पहल को लागू करने के लिए नगर पालिकाओं और क्षेत्र के अन्य हितधारकों के लिए निर्णय समर्थन प्रणाली के रूप में कार्य करती है। टूल किट जल सुरक्षित शहर बनाने के लिए प्रणाली में व्याप्त अंतराल की पहचान में सहायता करती है और ज्ञान को वास्तविक रूप देने के लिए रणनीतियाँ प्रदान करती है। जल जीवन मिशन शहरी प्रत्येक शहर के लिए सिटी वाटर बैलेंस प्लान के विकास के माध्यम से जल की एक चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है। साथ ही ये उपचारित सीवेज के पुनः चक्रण, पुनः उपयोग और जल निकायों के कायाकल्प तथा जल संरक्षण पर भी ध्यान केंद्रित करता है। इस पहल से 4000 से अधिक शहरों के वाटर पॉजिटिव होने की अपेक्षा की जा रही है। अगली खबर पेपर 2 से संबंधित है। जाति आधारित जनगणना की मांग की जा रही है। जाति आधारित जनगणना जातिगत पहचान के आधार पर लोगों या परिवारों की गणना है। इससे समाज के विभिन्न वर्गों की वास्तविक स्थिति और समाज में उनकी हिस्सेदारी की पहचान करने में सहायता प्राप्त होती है। वर्तमान में जाति आधारित जनगणना की मांग तो उठी है, लेकिन इससे पहले हम इसकी पृष्ठभूमि के बारे में जान लेते हैं। आपको बता दें कि पहली बार जाति आधारित जनगणना अंग्रेजों द्वारा वर्ष 1881 की जनगणना से आरंभ की गई थी और वर्ष 1931 की जनगणना जाति के आधार पर जनसंख्या के आंकड़ों के साथ भारत की अंतिम प्रकाशित जातिगत जनगणना है। वर्ष 1951 से जाति के आधार पर सामुदायिक विभेद को हतोत्साहित करने की नीति के भाग के रूप में इसे रोक दिया गया था। जाति या जनजाति आधारित प्रश्न केवल अनुसूचित जाति और 1961 से आगे अनुसूचित जनजाति तक ही सीमित थे। वर्ष 2011 में भारत के रजिस्ट्रार जनरल और भारत के जनगणना आयुक्त के पर्यवेक्षण में सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना सेक गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत जाति आधारित जनगणना के साथ आयोजित की गई थी। आइए अब आपको बताते हैं कि जाति आधारित
आधारित जनगणना की मांग क्यों उठी है? दरअसल इसका उद्देश्य भारत की जनसंख्या में अन्य पिछड़ा वर्ग की वास्तविक जनसांख्यिकीय संरचना की पहचान करना है, बेहतर पुनर्वितरण के लिए राष्ट्रीय परिसंपत्ति पर प्रत्येक समूह की हिस्सेदारी की पहचान करना है। इसके अलावा लक्षित कल्याणकारी हस्तक्षेप या सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों आदि को आरक्षण नीति से जोड़ना है। हालांकि इसके साथ ही कई मुद्दे भी हैं, जैसे राष्ट्रीय एकता और विभिन्न जातियों के बीच सद्भाव पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, प्रक्रियात्मक मुद्दे उठेंगे। इसके अलावा जातियों का गलत वर्गीकरण होगा। आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। चकमा और हाजोंग। चकमा संगठनों ने अरुणाचल प्रदेश से चकमा और हाजोंग समुदायों के 60,000 लोगों के निर्वासित करने वाले प्रस्ताव की आलोचना की है। चकमा और हाजोंग निर्जातीय समुदाय हैं। ये चटगांव पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, जिसका अधिकांश भाग बांग्लादेश में स्थित है। चकमा मुख्य रूप से बौद्ध हैं, जबकि हाजोंग हिंदू हैं। इन्हें वर्ष 1964-65 में तात्कालिक पूर्वी पाकिस्तान, जो कि अब बांग्लादेश है, वहाँ से पलायन करना पड़ा था, क्योंकि कर्णफुली नदी पर कप्ताई बांध के निर्माण के कारण वे अपनी भूमि से वंचित हो गए थे। साथ ही उन्हें धार्मिक उत्पीड़न का भी सामना करना पड़ रहा था, इसलिए अंततः उन्होंने भारत में शरण की मांग की थी। विरोध प्रदर्शन का अधिकार। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि किसानों के विरोध प्रदर्शन के अधिकार को यातायात या लोक आवाजाही में बाधक नहीं बनना चाहिए। विरोध प्रदर्शन का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(a) और 19(1)(b) के तहत एक मूल अधिकार है। ये व्यक्तियों को शस्त्र रहित एकत्रित होने और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की अनुमति प्रदान करता है। ये सरकार को जवाबदेह बनाकर भारत के लोकतंत्र को सुदृढ़ता प्रदान करता है और सत्ता के दुरुपयोग के विरुद्ध जन चेतना उत्पन्न करता है। लेकिन ये निरपेक्ष यानी असीमित अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 19(2) और अनुच्छेद 19(3) के तहत ये युक्त निबंधनों के अधीन है। रियल एस्टेट निवेश न्यास और अवसंरचना निवेश न्यास यानी रिट्स और इनविट्स। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने निफ्टी सूचकांक में रिट्स और इनविट्स को शामिल करने के लिए पात्रता संबंधी मानदंडों में संशोधन किया है। रिट निवेश का एक माध्यम है। ये निवेश योग्य और आय उत्पादक रियल एस्टेट परिसंपत्तियों जैसे कार्यालयों, मॉल आदि तथा सामान्य वार्षिक राजस्व आय का उत्पादन करने वाली किसी भी परिसंपत्ति का स्वामी या प्रबंधन करता होता है। जबकि इनविट एक निवेश न्यास है। इसे कई निवेशकों से छोटी छोटी मात्रा में धनराशि एकत्रित करके दीर्घावधि के लिए नकद प्रवाह प्रदान करने वाली परिसंपत्तियों में निवेश करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये रिट के समान है, लेकिन ये अवसंरचना परियोजनाओं जैसे कि सड़कों या राजमार्गों में निवेश करता है। हालांकि इनसे नियमित नकद प्रवाह सृजित होने में समय लगता है। भारत का प्रथम स्मॉग टावर। नई दिल्ली के कनॉट प्लेस में प्रायोगिक स्मॉग टावर स्थापित किया गया है। ये अपने चारों ओर लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में वायु को स्वच्छ करेगा। इस टावर के माध्यम से प्रायोगिक अध्ययन के तहत शहरी क्षेत्रों में कणिकीय वायु प्रदूषण में कमी करने का आकलन शामिल है। टावर के शीर्ष से वायु को अवशोषित किया जाएगा और उसके बाद उसे फिल्टर करके टावर के नीचे भाग में लगे पंखों के माध्यम से निर्मुक्त किया जाएगा। टावर में 5000 विद्युत स्थैतिक यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर फिल्टर लगे हैं, जो अत्यधिक महीन या सूक्ष्म कणों को फिल्टर कर सकते हैं। इनमें धूम कोहरे का निर्माण करने वाले सूक्ष्म कण, घरेलू कण और पराग के कण शामिल होते हैं। थर्मोकॉल या विस्तारित पॉलीस्ट्राइन। हाल ही में आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं ने पाया है कि जिस प्रबलित कंक्रीट सैंडविच पैनल के आंतरिक हिस्से में थर्माकोल या विस्तारित पॉलीस्ट्राइन का उपयोग मिश्रित सामग्री के रूप में किया जाता है, वो 4 मंजिला भवनों तक भूकंप बलों का प्रतिरोध कर सकती है। ईपीएस यानी एक्सपेंडेड पॉलीस्ट्रीन एकलक स्टाइरिन से निर्मित एक सुगंधित बहुलक है। इसके जैव निम्नीकरण में सैकड़ों वर्ष लगते हैं। किफायती और हल्का होने की वजह से इसका उपयोग सामान्य पैकेजिंग सामग्री, इंसुलेशन आदि के रूप में किया जाता है। सेना में महिलाओं की पदोन्नति। भारतीय सेना ने घोषणा की है कि एक चयन बोर्ड ने अनिवार्य 26 वर्षों की मानद सेवा पूर्ण करने के बाद 5 महिला अधिकारियों को टाइम स्केल के आधार पर कर्नल के पद पर पदोन्नति को मंजूरी प्रदान की है। ये पहला मौका है जब महिला अधिकारियों को सेना के चिकित्सा, विधिक और शिक्षा स्कंद के अतिरिक्त अन्य सैन्य स्कंदों में पदोन्नति प्रदान की गई है। पिछले वर्ष उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद सेना द्वारा महिलाओं को स्थायी कमीशन देने के बाद से अब ये पदोन्नति स्वाभाविक करियर प्रगति का भाग बन गई है। आइए अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्वों के बारे में। श्री नारायण गुरु। श्री नारायण गुरु ने ब्राह्मण वर्चस्व के विरुद्ध विद्रोह किया और सामाजिक समानता,
सभी के लिए शिक्षा और आध्यात्मिक प्रबोधन का समर्थन किया। मलयालम में उनकी एक प्रसिद्ध उक्ति थी, मानवता की एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर। उनके एक शिष्य सहोदरन अयप्पन ने इसे परिवर्तित करके मानव के लिए कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं और कोई ईश्वर नहीं कर दिया था। उन्होंने निचली जातियों के लिए त्रावणकोर में मंदिर प्रवेश के लिए वाइकोम सत्याग्रह 1924 और 1925 में किया था। डॉक्टर पद्मनाभन पल्पू ने उनके मार्गदर्शन में वर्ष 1903 में श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना की थी। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, बेहद आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलिए और टीकाकरण अवश्य करवाइए। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।